एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे और जिस चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या लोग यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। आरंभिक मानव। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे और फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाली खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते थे और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते थे। जानवर के शिकार, चिड़ियाँ या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती है। ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों को ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम्हें ऐसे गुण और ज्ञान है? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए अब भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए फिर हिरण या मवेशी या अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण ये है, पेड़ पौधे और फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार यहाँ अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव है, और पानी झील, झरने तथा नदियों से ही मिलता है। यद्यपि नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झील और नदियाँ में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा अपने नाते रिश्तेदार या फिर मित्रों से मिलने के लिए जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना ज़रूरी है कि ये लोग पैदल यात्रा किया करते थे। तुम स्कूल कैसे जाते हो? तुम अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है तुम्हें? अगर तुम बस और साइकिल से जाओगे तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी। पुरातत्व वेदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। यहाँ पत्थरों के औजारों
के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाइए जिसमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों द्वारा किया जा सकता है। कारण सहित उत्तर दो। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण के जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों के से लकड़ियों को काटी जाती थी। लकड़ियों को ईंधन के रूप में साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पर कुछ औजार बनाए हुए हैं पिक्चर्स में, फोटो ऊपर है उसमें दिया गया है कुछ औजार। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखें। लाल त्रिकोण वाले स्थान से पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिल रहे हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते हैं। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, जहां लोग पत्थरों के औजार बनाते थे। उन स्थलों का उद्योग स्थल कहते थे। हमें उन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग यहाँ स्थलों पर छोड़ कर गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनने के बाद पत्थर के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहते थे, तो ऐसे स्थलों पर आवासीय और उद्योग स्थल, इसीलिए इसको आवासीय या फिर उद्योग स्थल भी कहते थे। भीमबेटका जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है, आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलता है जो नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुना? अगर तुम अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन कौन सा चीज़ चुनोगे? आवास और उद्योग स्थल या फिर कोई अन्य? पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। वे ज़मीन के ऊपर या फिर अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों का प्राय 2 तरीकों से बनाया जाता था। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस तरह से पत्थर से कोई औजार बनाना होता था जिसे उसे एक हाथ से लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर तक सल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। दूसरे तरीके में दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसे क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाएं ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए।
बदलती जलवायु। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इसी काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया होगा। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविद ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पाषाण काल या दो शब्दों में यानी कि पूरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता था। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया: आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 पहले से लेकर 10,000 पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी हम इस दौरान बनाए जाते थे। इसे पृष्ठ 13 पर बने चित्र देखें और इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है? अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई थी। इसे नवपाषाण युग कहा जाता था। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में क्या नाम रहा होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पक कर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्र, इनमें हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते हैं उनकी दीवारों पर कुछ चित्र मिले। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश के दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिल जाते हैं। इनमें जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार व फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसा साक्ष्य मिला जिससे हमें पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी या पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। महिला और पुरुष दोनों मिलकर कई काम एक साथ किया करते थे। यह संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थीं और कुछ तरह के केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी हो रही होंगी। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले। इसके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिला।
इसमें अंडे से मनके भी बनाए जाते थे। हुस्गी का सूक्ष्म निरीक्षण। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थल से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरने के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे। क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो? अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यहाँ यह चित्र फ्रांस की गुफाओं का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली बच्चों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र, इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता है या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? ये जो है चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। बार बार इसको रीड करिए। बाय बाय, टेक केयर।